नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर चुके हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की शुरुआत कर चुके थे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ने से पहले हम लोग अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जितना पार्ट पढ़े हुए हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चंस लिखते चलिए। अच्छा हाँ, एक बात और कि जो लोग भी ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं वे सबसे पहले जाएंगे DU पढ़ेंगे, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे हम लोग IHD भी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, या इसी को DBE भी बोलते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और ये DU पढ़ने के बाद इसके बाद एक वीडियो आप और देखिएगा, मोनोवैलेंट रेडिकल। ये दो वीडियो देखने के बाद, DU और मोनोवैलेंट रेडिकल देखने के बाद तब इस वीडियो को आप देखेंगे, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है find the total number of structural isomerism या structural isomer of given compound आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर की गणना करना है जो कंपाउंड दिया जा रहा है। पहला कंपाउंड है C4H10। आपको बताना है कि C4H10 के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे। तो चलिए पहले मैं एक बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग आगे क्वेश्चन करिए। देखिए, सबसे पहले हमको जानना है कि जो कंपाउंड गिवन है इसका DU कितना आएगा। एक बात कि इसका DU कितना आएगा। DU निकालने का मतलब ये है कि हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि रिंग है कि क्या है, ये हमको इससे पता चलेगा, DU से पता चलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन ये है कि DU को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IHD, यानी कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। और इसी को हम लोग बोलते हैं DBE, यानी कि DB है ये, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये सारे सभी जो आपको दिख रहा है सभी के सभी सेम है, चाहे आप DU बोलिए, चाहे IHD बोलिए और चाहे DBE बोलिए। कैसे निकलता है तो हम लोगों ने पढ़ा था, इसका एक फार्मूला लिखे थे। DU निकलता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, जहाँ पर C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X क्या है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, और N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी पढ़े थे कि अगर DU 0 आता है तो उसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है और न तो कोई रिंग होता है। एक बात आप समझते रहिए कि DU के बारे में एक बात जानते रहिए कि अगर एक पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड, तो एक DU आता है। 2 पाई बॉन्ड आता है, 2 पाई बॉन्ड, तो उसके लिए कितना DU आएगा, 2 DU आएगा। 3 पाई बॉन्ड आएगा तो 3 DU। जितना पाई बॉन्ड आ जाए उतना DU।
और जितना साइक्लिक रिंग आ जाए, जितना रिंग आ जाए उतना du के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक रिंग आ गया तो इसके कारण भी एक du काउंट किया जाता है। 2 रिंग आ जाता है तो इसके कारण भी 2 du होगा, 2 du, ये du है, ठीक है। और बाकी कोई कंपाउंड दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए C4H10 है तो इसका du कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले की मदद से निकाल लीजिए। कैसे निकालिए जरा एक बार निकालिए तो du इज इक्वल टू कितना आएगा C+1, यानी कि कार्बन 4 है +1 माइनस H कितना है 10 प्लस X कितना है 0 है और क्या है -N, नाइट्रोजन में 0 है /2। तो ये देखिए 4 + 1 5 -10/2 मीन्स 5 इज इक्वल 0। तो जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का जो दिया गया है, इसका du कितना आएगा 0 आएगा। देखिए du कितना आ गया 0 आ गया है। चलिए इसका जो du आ गया 0, कहने का मतलब कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया है इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी रिंग भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि du अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले आप du को पढ़िए उस और मोनोवैलेंट रेडिकल को भी पढ़िए, क्योंकि अभी उसका यूज आने वाला है। तो इसका कंपाउंड बनाइए, 4 कार्बन है तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो क्या बनाइए, सबसे पहले बनेगा ये नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन। कैसे बन जाएगा ये देखिए, कॉर्नर्स पे क्या है कार्बन है, कॉर्नर्स पे कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का एक ब्यूटेन बन गया। तो ये एक स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। दूसरा क्या आएगा, दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि ये इस तरीके से देखिए, इसमें भी 4 कार्बन है। आपको अगर ये स्ट्रक्चरल ये बॉन्ड लाइन फार्मूला न समझ में आता हो तो उसको आप लोग ब्रेक करके लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, चलिए देखिए कॉर्नर्स पे कार्बन है तो देखिए एक कार्बन यानी कि CH3, ये 3 बॉन्ड है इसमें, यानी कि एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा ये भी CH3 होगा और क्या होगा ये CH3। नाम क्या है इसका, इसका तो नॉर्मल ब्यूटेन नाम है, इसका नाम है आइसो। ये ग्रुप कौन सा है, इसे आइसो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था। ये क्या है आइसो और 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो जो C4H10 है इसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, एक नॉर्मल ब्यूटेन होगा और एक आइसो ब्यूटेन। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने हो जाएंगे 2, आपका ही आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, इसी तरीके से आपको आगे भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये है C5H12। पहला काम आपका होगा आप du निकालिए, du क्या होगा इसका, तो निकालिए जल्दी से आप इसका du निकालिए। चलिए du निकालिए, du इज इक्वल टू C+1 यानी कि 6, 5 + 1 6 प्लस H मतलब 12 और कोई भी नाइट्रोजन कोई भी हैलोजन नहीं है तो /2। यहाँ पर माइनस है, नहीं तो ऐड हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। C+1 माइनस होता है, यहाँ देखिए, ये देखिए C+1 माइनस, तो हम लोगों को माइनस प्लस नहीं करना है। तो कितना आ गया यहाँ पे 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो इसका भी देखिए du 0 आ गया। du 0 आने का मतलब क्या होगा कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई भी रिंग नहीं है। तो क्या बनाएंगे इस 5 कार्बन का, तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल पेंटेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन का मतलब कि 5 कार्बन होगा, CH3 CH2 ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, नॉर्मल पेंटेन ये बना। और क्या बनेगा, अब एक कार्बन कम कर दीजिए,
कम करने का मतलब क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर आप एक कार्बन कम किए हैं तो इसका एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा और यहाँ पे आप CH3 देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन है। इसका नाम क्या होगा बताइए आप, पहचानिए इस ग्रुप को, कौन सा ग्रुप है, आइसो। तो नाम हो जाएगा इसका आइसोपेंटेन, नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। अब चाहे ये मेथिल ग्रुप यहाँ पर रहे या यहाँ पे, दोनों का मतलब सेम आएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक मिथिल यहाँ पे किए हैं तो एक मिथिल यहाँ पर भी कर दें, नहीं, ऐसा नहीं। तो 2 अभी हमको स्ट्रक्चरल आइसोमर मिल चुके हैं। अब एक कार्बन और कम कीजिए, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, क्या हो रहा है यार, CH3 CH3 और ये देखिए CH3। अब इसका पहले आप नाम बताइए, नाम है इसका नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। आप इस ग्रुप को पहचानिए, ये पूरा ग्रुप, ये पूरा क्या है, नियो। अगर ये किसी कार्बन से लगता है तो नियो होता है, याद रखिएगा। अगर ये हाइड्रोजन से अटैच हो तो नियो नहीं होगा। नियो कब होगा, जब ये पूरा ग्रुप 4 कार्बन का ग्रुप ये किसी कार्बन से अटैच होगा तो ये आ जाएगा नियोपेंटेन। तो अब इससे कम कार्बन छोटा करना पॉसिबल नहीं है। टोटल हम लोगों ने पॉसिबल स्ट्रक्चर लिख लिया है, एक नॉर्मल पेंटेन का, एक आइसोपेंटेन का और एक नियोपेंटेन का। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे इसके, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज 3 आपका आंसर होगा। आई होप कि आप बात को समझ पाए होंगे और इसको आप अच्छे से देखिए। चलिए अब एक और कार्बन बढ़ा के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको निकालना है C6H14 का टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालना है। याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालना है आपको। फिर वही काम आप DU सबसे पहले निकालिए, तो इसका DU निकालें तो कितना आएगा, 0। आप निकाल के देख लीजिए DU कितना आएगा, 0। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और नहीं रिंग है। तो 6 कार्बन है, तो पहले बनाइए नॉर्मल हेक्सेन। आज क्या समस्या है इनके साथ, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन कैसे बनेगा, आप सिंपल अब देखिए मैं कार्बन को लिख रहा हूँ, पूरा स्ट्रक्चर में नहीं बनाऊंगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और 6 कार्बन हो गया। फिर 1 कार्बन को आप कम कीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और यहाँ पे कर दीजिए 6 कार्बन। तो 2 स्ट्रक्चर मिल गया। 1 कार्बन और कम करिए, 1 2 3 4। अच्छा 5 का बनाइए और ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है मेथिल ग्रुप, इस कार्बन पे कर दीजिए। हाँ ये आ गया तीसरा, ठीक है। अब क्या करें हम, यहाँ पर 6 कार्बन लिए थे पेरेंट चेन, यहाँ पर कितना कार्बन लिए, 5 और 5। अब 1 कार्बन और कम करिए, यानी कि 4 कार्बन का बनाइए। चलिए 1 2
3 4 और यहाँ पर देखिए 1 और इसी पर मैं दूसरा लगा दे रहा हूँ। तो ये हमारा चौथा कंपाउंड बन गया। अब 4 कार्बन ही लीजिए और बगल बगल में कार्बन को लगा दीजिए, तो ये 5वां बन गया। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बने? 5। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बने? 1 2 3 4 और 5। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कितने कार्बन के लिए थे? ये 6 का था। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है C7H16। आप इसका भी डी यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। एक्चुअली ये एल्केन है, 7 दूना 14 और 2 16। ये एल्केन है और इसका डी यू कितना आएगा? 0 आएगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो लोग ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं नहीं समझ में आएगा, आप पहले जाकर डी यू पढ़िए, मोनोवैलेंट रेडिकल पढ़िए, अभी उसका सवाल आने वाला है, तो तभी ये वीडियो देखिए। अदरवाइज कोई भी देखने का मतलब नहीं है, आपका टाइम व्यर्थ जाएगा। तो अब आप घर पे करिएगा इसका, जैसे मैंने बनाया है 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन का, वैसे अगर आप 7 कार्बन का बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आएगा 9। आप करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही देखिए अगला क्वेश्चन है। अब आप निकालिए C4H8। C4H8 का टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालिए। ये आप स्वयं से निकालेंगे, देखिए तभी आएगा। अगर आप केवल वीडियो देखेंगे और पेपर और पेन लेकर नहीं बैठेंगे तो विश्वास कीजिए आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे ना। तो आप पेपर और पेन लेकर बैठिए और इसको निकालिए, करिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? डी यू को निकालना। डी यू को निकालेंगे, कितना आएगा डी यू? C+1 यानी कि 5 माइनस H कितना है? 8 और हेलोजन और नाइट्रोजन है नहीं, बाई 2। तो कितना आ जाएगा ये? डी यू 1 आ गया। अब 1 डी यू का मतलब या तो इसमें एक पाई बांड होगा या तो इसमें एक रिंग होगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक पाई बांड के कारण 1 डी यू आता है और एक रिंग के कारण भी 1 डी यू आता है। तो चलिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन लीजिए, 2 3 4। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा एल्कीन है, क्योंकि एक पाई बांड का मतलब कि एक पाई बांड एल्कीन में ही होता है। एल्काइन में तो 2 पाई बांड होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एल्कीन। डबल बांड कर दिया तो एक पाई बांड आ गया। अब आप डबल बांड का पोजीशन चेंज करिए। यहाँ पहले कार्बन पर था, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर लगा दीजिए। तो देखिए कंपाउंड 1 से ये 2 बन गया, दूसरा कंपाउंड बन गया, ये अलग है और ये अलग है। अब एक काम कीजिए, अब कार्बन को आप चेंज करिए। अच्छा, अगर पाई बांड को आप यहाँ लगाते हैं तो ये पहला वाला बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप बात को समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। अब आप पाई बांड को कार्बन को कम करेंगे और पाई बांड चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, चाहे जहाँ लगाएंगे सब एक ही कंपाउंड मिलेगा। तो ये तो देखिए ये इसको बोला जाता है एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। एसाइक्लिक स्ट्रक्चर यानी कि ये साइक्लिक नहीं है। अब एक साइक्लिक भी बनेगा रिंग। देखिए दूसरा हम लोग देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये C4H8, ये एक एल्कीन है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि इसका डी यू कितना आया है? 1 आया है। एल्कीन भी हो सकता है, पाई बांड अगर होगा तो एल्कीन होगा, अगर रिंग होगा तो साइक्लिक कंपाउंड होगा। तो अगर एल्कीन हुआ तो ये इतने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं एल्कीन का। उसी को मैं बोल रहा हूँ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आता है। देखिए कितना है कार्बन, कितना है कार्बन? 4 है। तो आप सिंपल 4 कार्बन का एक कंपाउंड बना दीजिए। नाम क्या है इसका? साइक्लोब्यूटेन। तो एक रिंग है तो एक रिंग के कारण 1 डी यू,
इसका मतलब इसका फार्मूला देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, DU1 है। और क्या बना सकते हैं, एक आप साइक्लोप्रोपेन बनाइए, लेकिन इसमें 3 ही कार्बन है, दिया गया है C4, तो एक मेथिल ग्रुप लगा दीजिए, तो ये एक ये बना साइक्लिक और ये एक साइक्लिक बना। तो असाइक्लिक स्ट्रक्चर 3 आया और साइक्लिक स्ट्रक्चर 2 आया। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि असाइक्लिक स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो ये 3 होगा, और साइक्लिक पूछे तो 2 आंसर होगा। लेकिन अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, तो ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, तो ये आएगा 3 + 2 यानी कि ये आएगा 5। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सरल है, बहुत सरल है। आप पेपर पेन लेकर बैठिए और अपने हाथ से इसको स्ट्रक्चर को बनाइए, तभी ये निकल पाएगा, अदरवाइज ये आपको नहीं आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए, C4H8 हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C5H10 DU निकालिए। DU आएगा आपका 5 और 1 6 और 10/2 यानी कि 5, 6 में से 1 घटाएंगे तो 1, DU आ गया 1। निकालिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आप एकदम ओरली करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपको हो सकता है कि आपको देरी लगे और हो सकता है न भी आए, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो DU1 आने का मतलब यही वही तरीका है जैसे पिछले था कि हम लोगों ने DU1 आया था। देखिए यहाँ पे DU1 आया था कि एक पाई बॉन्ड एक रिंग होगा, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। DU1 का मतलब एक या तो पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। पाई बॉन्ड के कारण जो स्ट्रक्चर आएगा उससे बोलेंगे हम लोग एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, और रिंग के कारण जो आएगा उसको बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसाइक्लिक स्ट्रक्चर कितना आया है। एसाइक्लिक स्ट्रक्चर तो कितना कार्बन है, 5। तो बनाइए 1 2 3 4 5। एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर आप पाई बॉन्ड रख दीजिए। फिर दूसरा बनाइए 1 2 3 4 5। पाई बॉन्ड को यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ 1 नंबर पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 नंबर पे। अब पाई बॉन्ड को अगर आप यहाँ पर करते हैं तो वही पहला वाला यही मिलेगा, और यहाँ पर करते हैं तो पहला वाला मिलेगा। यानी कि अब हमको इससे 5 कार्बन का जो स्टेट चेन है इससे हमको ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। आप एक काम करिए कि इस श्रृंखला को छोटी कीजिए, चेन को। अभी 5 है तो भी आप बना लीजिए 4 और एक यहाँ पे कार्बन। आप पाई बॉन्ड को यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, 1 2 3 4 ये है, पाई बॉन्ड को आप यहाँ पे कर दीजिए तो दूसरा कंपाउंड मिलेगा। और एक पाई बॉन्ड को यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, अलग आएगा। क्या आएगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे पाई बॉन्ड। देखिए ये 1 2 3 4 और ये रहा 5वां कंपाउंड। तो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे, 5 एसाइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब देखते हैं साइक्लिक, ध्यान से देखिए। दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। बहुत ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, फिर हम लोग वहाँ पर कर नहीं पाते हैं। तो किसका प्रॉब्लम रहता है, प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में नहीं कर पाते हैं ना। यहाँ पर खेल चल रहा है प्रैक्टिस का, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसको क्वेश्चंस आसान उसके लिए हो जाएगा। चलिए एसाइक्लिक स्ट्रक्चर देखिए, ये एसाइक्लिक था और ये साइक्लिक है। तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो देखिए 5 कार्बन का आप बना लीजिए। एक ये साइक्लोपेंटेन है, एक ये बनेगा। आप साइक्लोब्यूटेन बनाइए 5 कार्बन का। साइक्लोब्यूटेन 5 कार्बन यानी कि एक मेथिल ग्रुप रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूटेन तो साइक्लो है, यानी कि
साइक्लिक कंपाउंड में 4 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5। अब एक काम करिए, इसको और छोटा कीजिए, 3 हो गया, ये 4 ये 5। अब एक काम और कर लीजिए कि दोनों ये जो 2 कार्बन है 2 मेथिल ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है। ये चौथा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया और एक मेथिल अलग अलग कार्बन पे लगा दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कितना आ गया 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर आया, 5 असाइक्लिक स्ट्रक्चर आया। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितना आएगा 10, आंसर होगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग इतना प्रैक्टिस किए हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं किए थे, काफ़ी पढ़ चुके थे और यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये अगर आपकी मर्जी है, आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे। और ये सब क्वेश्चन सरल होते हैं, देख ही रहे कितने सरल हैं। तो बात है कि प्रैक्टिस आप एग्जाम में जाकर नहीं करेंगे, प्रैक्टिस यहीं पे करेंगे, आज करेंगे, एग्जाम में जाकर आंसर लगा के आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं। आप लिखिए फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, ये मोनोक्लोरो है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C4H10। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C4H10, यानी कि C4H10 का जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होगा कितना होगा। देखिए यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी दे सकता है। कैसे क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H9Cl। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस पूछने का कहने का तरीका अलग है। एक में कह रहा है कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाइए, तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। C4H10 है, आप क्या करेंगे, ये H10 है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसमें से एक हाइड्रोजन निकालिए। क्या बन गया, C4H9, एक वैलेंसी कार्बन का फ्री हो गया। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए एक क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा, C4H9Cl, यही कंपाउंड मिलेगा। अब इस कंपाउंड का आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखिए कैसे करते हैं। अब 4 कार्बन पहले बना लीजिए, 2 3 4। एक तो क्लोरीन आप यहाँ पर लगा सकते हैं, दूसरा आप, अच्छा एक बात और आपको देखना, यहीं पर हम लोग एक चीज़ स्किप कर दिए कि इस C4H9Cl का क्या देखेंगे, DU देखेंगे। चलिए निकालिए DU, C+1 DU इज इक्वल टू C+1 माइनस H+X-N/2। तो C कितना है 4, +1 करेंगे माइनस H+X, X मतलब हाइड्रोजन कितना है, अच्छा H भी लिखिए भाई, H तो लिखना है ना। H कितना है, हाइड्रोजन 9 प्लस हाइड्रोजन कितना है, ये 1, और नाइट्रोजन नहीं है तो बाई
2। तो देखिए इसका जो DU आता है 0, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको सिंगल बॉन्ड बनाया है, लेकिन अगर DU 1 आता तो कम से कम एक पाई बॉन्ड या एक रिंग में ज़रूर बनाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले पोजीशन पर क्लोरीन लगा दिए, फिर क्या काम करिए, पोजीशन को थोड़ा चेंज कीजिए। यहाँ पे क्लोरीन लग गया, ठीक है, तो एक कंपाउंड मिला, 2 कंपाउंड मिला। अब देखिए यहाँ पर जब आप लगाएंगे क्लोरीन को तो यही मिलेगा, क्योंकि इधर नंबरिंग करिए 1 2 3 4, तो 1 2 पे क्लोरीन लगा है। इधर से जब आप नंबरिंग करेंगे और क्लोरीन को यहाँ पर इस पोजीशन पे लगाएंगे तो 1 2 2 पर क्लोरीन, मतलब सेम में आ गया। अब आप कार्बन को चेंज कीजिए, कार्बन चेंज का मतलब कम कीजिए, 1 2 3 और यहाँ पर लगाइए कार्बन। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर क्लोरीन लगा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि लिखते नहीं हैं, केवल डिनोट करते कहाँ लगा सकते हैं। एक यहाँ पर लगा सकते हैं क्लोरीन, और यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, क्लोरीन क्या होगा, सेम होगा, C4 है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्लोरीन लगा सकते हैं, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर से कितना मिलेगा, इस स्ट्रक्चर से 2 मिलेगा। 2 हम लोगों ने पहले बना रखा है, 2 ये है, तो टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितना मिलेगा, 4। कितना मिलेगा, 4। स्ट्रक्चर बस आपको लिखना है, एकदम ABCD का काम है, सरल काम है। अब देखिए ये क्वेश्चन ना आप बहुत आसानी से बस 2 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाया था, ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाया था, मोनोवैलेंट रेडिकल, मोनोवैलेंट रेडिकल, ठीक है। और मैंने बाकायदा टेबल भी बनवाया था, मैंने आपसे बोला था कि आप इसको रट लेंगे। हम लोग आज वही केवल टेबल पढ़ेंगे। एक कार्बन जब होता है तो कितना मोनोवैलेंट रेडिकल प्राप्त होता है, 1। जैसे मीथेन का 1 ही मोनोवैलेंट होगा। 2 कार्बन, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन का मोनोवैलेंट रेडिकल, इसका भी 2 मिलता है। 3 कार्बन का ये 2 मिलता है। 4 कार्बन का बताइए, 4 कार्बन का मोनोवैलेंट रेडिकल कितना मिलेगा, 4 कार्बन का मोनोवैलेंट रेडिकल 4 मिलता है, आपको मैंने बताया था। 5 कार्बन का कितना मिलेगा भाई बताइए, 5 कार्बन का 9 मिलता है, 6 कार्बन का 17 मिलता है। मैंने आपको 5 कार्बन तक 9 निकाल के बताया था, और 6वें कार्बन के लिए बोला था कि आप लोग या तो याद कर लीजिए और नहीं तो घर पे 17 रेडिकल बनाकर देखिए। कितने कार्बन से, 6 कार्बन से। आते हैं पहले क्वेश्चन पे, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे देखिए, 4 कार्बन है, C4H9 में, C4H9 में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। और 4 कार्बन का मोनोवैलेंट रेडिकल कितना निकल के आता है, 4 मोनोवैलेंट रेडिकल। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितना हो जाएगा, 4। हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर से निकाले थे, यहाँ पर आपको याद रहेगा तो आपको पता होगा कि 4 कार्बन का मोनोवैलेंट रेडिकल 4 ही होता है। आप तुरंत क्वेश्चन को निकाल देंगे, ठीक। नोट करिए आप इसे। चलिए एक क्वेश्चन को और देख लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन है आपका C4H10O। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4H10O का आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है। बताइए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप DU निकालेंगे। DU कितना निकलेगा, C+1, यानी कि कितना आएगा, DU आएगा इसका 0। C+1 मतलब 5
और ऑक्सीजन का DU नहीं काउंट करते हैं, और 10/2 का मतलब 5, 5 में से 5 घटाएंगे 2, वही लिखा हूँ। ठीक है। अब एक बात आप याद रखिए कि C4H10O किसका फार्मूला होता है। ये भाई देखिए एल्कोहल का भी होता है, एल्कोहल और ईथर का। मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल और ईथर का दोनों का जो जनरल फार्मूला निकल के आता है CnH2n+2.O। ये एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। तो देखिए Cn 4 दूनी 8 और 2 10 और ऑक्सीजन, एल्कोहल और ईथर हो जाएगा। अब एल्कोहल का भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा, ईथर का भी होगा। आप करिए, पहले इस सवाल को पहले लगाइए तो क्या होगा। अब डायरेक्ट करिए, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन का मोनोवैलेंट रेडिकल कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से 4 एल्कोहल हमको प्राप्त होंगे, 4 एल्कोहल। आप करके देखिए, स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बनाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। 4 कार्बन से 4 मोनोवैलेंट रेडिकल मिलेगा, मतलब 4 एल्कोहल मिलेगा। और ईथर को कैसे देख सकते हैं, देखिए ये ऑक्सीजन एक तरफ एक ऑक्सीजन कर दीजिए, और ये देखिए ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, और इधर कर लें C3, यानी कि एक तरफ एक ऑक्सीजन और दूसरी तरफ 3 ऑक्सीजन। अब बस ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा कितना होगा ये, इसका मोनोवैलेंट रेडिकल एक कार्बन का 1 और 3 कार्बन का मोनोवैलेंट रेडिकल 2, इसका दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 2। यानी कि जब एक तरफ एक इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ईथर के एक तरफ एक कार्बन दूसरी तरफ 3 ऑक्सीजन रहेगा, तब इसका जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आएगा ये 2 आएगा। अब एक दूसरा काम कर लीजिए कि एक तरफ 2 कार्बन रखिए और दूसरी तरफ भी 2 कार्बन, क्योंकि देखिए ये C4 है ना, तो अब 4 कार्बन को तो एडजस्ट करना ही है। तो यहाँ पर 2 कार्बन के कारण जो मोनोवैलेंट रेडिकल 1 और 2 कार्बन के लिए इधर भी है, तो 1, तो 1 गुणे 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 का मतलब होता है 1। तो यानी कि 2 इससे मिला और 1 इससे मिला, तो टोटल ईथर कितना हो जाएगा 3। तो एल्कोहल हो गया 4 और ईथर हो गया 3, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितना आएगा 4 + 3 = 7। अगर पूछेगा कि इस कंपाउंड का टोटल एल्कोहल का स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितना मिलेगा, तो ये 4 आएगा, ईथर कितना मिलेगा 3 आएगा, लेकिन टोटल पूछे तो एल्कोहल और ईथर दोनों को जोड़ कर लिखना है। तो देखिए आ गया 7। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको बात को समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब कि उन्होंने DU नहीं पढ़ रखा है, मोनोवैलेंट रेडिकल नहीं पढ़ रखा है, और इसी पर आधारित हम लोग यहीं पर रखते हैं। इतना प्रैक्टिस बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर आधारित फिर प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे उस पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप इसको मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्ज़ाम में जानते रहेंगे क्वेश्चन, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं या नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।